नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिस चैनल का नाम है जुडिशियल रिफॉर्म बाय डॉक्टर संजय कुमार। जुडिशियल रिफॉर्म बाय डॉक्टर संजय कुमार ये चैनल का नाम है। उस चैनल में और भी कुछ वीडियो हैं, जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। जैसा कि चैनल का नाम से स्वतः स्पष्ट है कि मैं जुडिशियल रिफॉर्म के मुद्दे पर ही बात करता हूं और उसमें विश्लेषण करता हूं और अपनी व्यक्तिगत राय की अभिव्यक्ति करता हूं। आज के एपिसोड में मैं न्यायालय और न्यायपालिका के एक बीमारी के संबंध में विश्लेषण करूंगा और साथ ही उस बीमारी का इलाज करने के लिए जो मेरे तरफ से सजेशन है वो मैं अपनी तरफ से रखने का प्रयास करूंगा, ताकि संबंधित पदाधिकारियों तक यह बात पहुंच सके और इस पर संज्ञान लिया जा सके और न्यायिक सुधार के लिए, न्यायिक सुधार हेतु देश की जनता को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वह उठाए जा सके। इसके लिए मैं आज का यह वीडियो बना रहा हूं और मैं इसे YouTube में अपलोड करूंगा, ताकि ये संबंधित बड़े बड़े कानून के पदाधिकारियों तक यह पहुंच सके। तो विषय पर आता हूं। आज का जो विषय है वह है अंकल जज सिंड्रोम। ये अंकल जज सिंड्रोम, इसमें तीन शब्द हैं। एक है अंकल, एक है जज और एक है सिंड्रोम। तो अंकल का मतलब हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि चाचा को बोलते हैं। जज का मतलब भी हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जज का जो जिनका दूसरे नाम से न्यायाधीश भी कहते हैं या जस्टिस कहते हैं। तीसरा शब्द जो है वो सिंड्रोम है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये शब्द को नहीं जानते होंगे। सिंड्रोम एक ऐसा शब्द है जो जनरली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। सिंड्रोम उसको कहा जाता है ऐसे बीमारी का बंच जिसमें सिमिलर टाइप का लक्षण होते हैं, जिसको साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं, और उसका रूट कारण कुछ एक होता है। उस रूट कारण के कारण से जितने तरह के सिमिलर बीमारी होंगे, मल्टीपल बीमारियां होती है, डिजीज होते हैं, उसको टुगेदर मिला के एक सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। जैसे कॉमन में हम लोग जानते हैं एक बीमारी है जो पूरा दुनिया में फेमस है, जिसके लिए कई सारे सरकारी प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जिसको कहते हैं एड्स। इसका पूरा नाम है AIDS। AIDS का पूरा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे चार शब्द है। एक्वायर्ड मतलब स्वतः प्राप्त किया गया, इम्यून मतलब इम्यूनिटी, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है, डिफिशियंसी मतलब उसकी कमी, और सिंड्रोम। तो सिंड्रोम यहाँ पे इस जो पहले मैंने बताया कि सिंड्रोम का मतलब बहुत सा ऐसी बीमारी जिसका सिमिलर नेचर होता है और उसका रूट कारण कोई एक होता है। तो इस एड्स में क्या होता है कि एक वायरस है जिसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में हो जाने के कारण से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है या धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, जिसको हम लोग डिफिशियंसी कहते हैं। और चूंकि यह वायरस एक्वायर किया जाता है, मतलब बाहर से प्राप्त किया जाता है, ये जन्मजात जनरली नहीं होता है, ये जेनेटिक नहीं है। तो बाहरी दुनिया से जो प्राप्त किया गया एक वायरस है और उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां जो हो जाती है, तो सारी बीमारियों को एक साथ मिला के एक बीमारी बनता है जिसको एड्स कहते हैं। तो सिंड्रोम शब्द यहाँ पर भी है। सिंड्रोम और भी बहुत सारे मेडिकल में बहुत सारे सिंड्रोम्स है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया,
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। तो सिंड्रोम शब्द सेकेंड वर्ड जो है सब में है, लेकिन उसके पहले दूसरा कुछ नाम अलग रहता है, जिसके कारण से वो बीमारी का लक्षण अलग हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ये सिंड्रोम है, तो सिंड्रोम होने के कारण से इसका कुछ ना कुछ रूट कारण होगा, एक जड़ होगा। और जड़ इसमें तीनों में, जैसे एग्जाम्पल के लिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये जितने भी ये सारे हैं ये जेनेटिक एनोमली है जो बच्चे में जनरली होता है। उसमें क्रोमोजोम से रिलेटेड है, क्रोमोजोम में कुछ कमी हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है या गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण से बच्चा जब होता है, जन्म होता है उसका, तो उसमें शरीर में कुछ विकृत उसका डेविएशन हो जाता है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो उसके कारण से कुछ बीमारी और लक्षण हो जाते हैं, जिसको हम लोग कम्प्लेक्सली मिला जुला के सिंड्रोम कहते हैं। उसी तरह से यह एक जो शब्द है अंकल जज सिंड्रोम, इसमें मैंने पहले बताया कि अंकल का मतलब सब जानते हैं, जज का मतलब भी जानते हैं आप, सिंड्रोम मैंने अभी जस्ट समझाया। अब इस पे आते हैं कि ये अंकल जज सिंड्रोम है क्या। अब अंकल जज सिंड्रोम है तो नेचुरली इसका कुछ ना कुछ रूट कारण भी होगा, और इसका कुछ ना कुछ बीमारी है तो इसका लक्षण भी होगा। तो लक्षण इसका ये है, अंकल जज सिंड्रोम सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में जब कोई जज काम कर रहे होते हैं, अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, और उसी कोर्ट में उनका कोई रिश्तेदार, जिसको अंकल कह सकते हैं, उनका बेटा बेटी हो सकते हैं, दामाद हो सकते हैं, बहू हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, जो क्लोज फैमिली मेंबर जिसको कहा जाता है, नियर एंड डियर फैमिली मेंबर्स, वो भी साथ में एक लॉयर के रूप में अगर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जहाँ भी ह्यूमन होते हैं वहाँ पे ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, और ह्यूमन एरर भी होता है। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि स्वाभाविक रूप से अगर एक व्यक्ति, एक ही परिवार के एक व्यक्ति उस कोर्ट में जज है, और उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति एक वकील के रूप में अगर उस कोर्ट में जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति वो बायस्ड रहेंगे, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, और जो चाहेंगे फैसला, जिस तरह से फेवरेबल जजमेंट चाहेंगे जज उनको दे देंगे। यह अक्सर होता भी है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। कोई दुनिया में आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई भी न्यायाधीश ये दावा नहीं कर सकते हैं कि 100% वो निष्पक्ष है। जो अगर दावा कर सकते हैं कि 100% निष्पक्ष है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जजों की संख्या बहुत कम है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से वो ह्यूमन बायसनेस उनमें भी आ ही जाता है और रहता भी है। ये उनके कंट्रोल में नहीं है, कितना भी चाह लें लेकिन कुछ ना कुछ बायसनेस आ ही जाता है। अब ऐसे इससे होता क्या है कि एक जज अगर किसी कोर्ट में काम कर रहे हैं और उसी के परिवार से कोई दूसरा उनका रिश्तेदार लोग अगर उन्हीं के कोर्ट में जाता है एज ए लॉयर, एज ए वकील के रूप में किसी केस की पैरवी करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो वकील चाहते हैं, जिस तरह का फेवरेबल जजमेंट चाहते हैं, कि जज की टेंडेंसी होती है उनको दे देना। अब कानून क्या है, कानून में तो लैंग्वेज की कलाकारी है। लैंग्वेज में जैसे चीज़ को जिस तरह से लिख देंगे समझ के, उस वैसे लिखा जाएगा, और वहाँ पे फिर एक बार जब लिखा जाता है तो वहाँ पे जज की इम्यूनिटी रहती है, एरर फ्रॉम जजमेंट, इम्यूनिटी फ्रॉम एरर ऑफ जजमेंट। उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी जो एग्रीव्ड है वो यही कर सकता है, हायर कोर्ट में अपील में जाएंगे, लेकिन हायर कोर्ट में अपील में जाने से काफ़ी उसमें समय लगता है, लोगों को हरासमेंट होता है, पैसा खर्च होता है। अब यह संज्ञान में ये केवल मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यह बड़े कानून के बड़े बड़े विद्वानों को भी ये इस चीज़ की जानकारी है, और लोगों ने इस पर संज्ञान पहले भी लिया है, आवाज़ उठी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आवाज़ कहाँ से उठी है? आवाज़ कुछ लॉयर्स के द्वारा उठाई गई है कि जिनके कोई परिवार के रिश्तेदार अगर उस कोर्ट में, हाई कोर्ट में या इवन सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं,
तो उनको फेवरेबल जजमेंट उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उनका प्रैक्टिस उतना नहीं चल पाता है, जिसके कारण से क्लाइंट ज़्यादा नहीं आते हैं, तो जिससे ज़्यादा उनको कमाई नहीं होती है। लेकिन उसी के एक दूसरे साथी हैं, एक वकील के साथी हैं, जिसके पिताजी या चाचा जी कोर्ट में जज हैं, तो नेचुरल रूप से उनको ज़्यादा फेवरेबल जजमेंट मिलता है। जब ज़्यादा फेवरेबल जजमेंट मिलता है तो जनरली जो जनता का है इंटेंशन क्या होता है कि हम ऐसे वकील को पकड़ें जो हमको केस जिता सके, जो हमें फेवरेबल जजमेंट दिला सके। तो वैसे वकील के पास वो ज़्यादा जाना चाहते हैं, जिनके पास जाने से ये संभावना ज़्यादा होती है कि वो केस जीतेंगे और उनको फेवरेबल जजमेंट मिलेगा कोर्ट से। इसलिए वैसे वकील का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा कमाई होने लगती है। और इसमें हेल्प कौन कर रहे हैं? ये कारण क्या है ज़्यादा कमाई होने का? ये मेरिट केवल नहीं है, मेन कारण ये है कि उनके पिताजी या चाचा जी कोई ना कोई जज है, जिसके कारण से वो किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो बाकी जज को भी पता है कि ये फलाने का बेटा, फलाने जज का बेटा है, फलाने जज का बेटा है, बेटी है या रिश्तेदार है, और उनका अपना भी बेटा बेटी है, वो उनके दूसरे कोर्ट में जाएंगे तो एक ना वहाँ पे कोलिजन चलता है, साठ गांठ, इसको हिंदू में कहते हैं कि साठ गांठ रहता है कि आप मेरा बेटा को फेवर कीजिए, हम आपका बेटा को फेवर करेंगे, या रिश्तेदार को फेवर करेंगे, हम आपको करेंगे, आपके बेटा बेटी रिश्तेदार को फेवर करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है हम आपके वाला का करेंगे, आप मेरा वाला का भी कर दीजिए। तो ऐसे ही चलते रहता है। और ये इतना बड़ा रैकेट टाइप का हो गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही दो बड़े सीनियर जज मिस्टर मार्कंडेय काटजू और मिसेस ज्ञानसुधा मिश्र के द्वारा इस बात पर संज्ञान लिया गया और यह स्टेटमेंट दिया गया है, कोर्ट ऑर्डर में भी है, जजमेंट में भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इज सफरिंग फ्रॉम अंकल जज सिंड्रोम। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम इसलिए लिया होगा कि वह जजमेंट जिसमें वो विचार कर रहे थे वो उस कोर्ट से संबंधित था और उसमें वहाँ पे ऐसी बातें पता चल रही होगी और उनको अपना जनरल नॉलेज से या दूसरी जानकारी से ऐसी जानकारी होगी कि वहाँ पे बहुत गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यह स्थिति अंकल जज सिंड्रोम की स्थिति केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही सीमित है, ऐसी बात नहीं है। ये ऑलमोस्ट देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, करीब करीब सभी हाई कोर्ट्स में यह बीमारी फैली हुई है। कुछ हद तक यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी बीमारी फैली हुई है। इसका रूट कारण अगर देखेंगे तो रूट कारण ये सारा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ये सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज सफरिंग फ्रॉम अंकल जज सिंड्रोम, बट ये सिंड्रोम जो हुआ है इसका जड़ कौन है, इसका कारक कौन है, इसका जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके कॉलेजियम खुद है। कैसे? मैं समझाता हूं कैसे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा जजों के अपॉइंटमेंट की अनुशंसा की जाती है और किस हाई कोर्ट के लिए की जा रही है ये भी क्लियर रहता है कि फलाने हाई कोर्ट के लिए इतने वकील का या जुडिशियल ऑफिसर की अनुशंसा की गई है उस हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। अब जिस हाई कोर्ट में वकील प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से 10 साल से, उसी हाई कोर्ट के लिए उनको जज के लिए अनुशंसा कर दी गई। अब वहाँ पे वो बाध्यकारी बना देते हैं, दबाव बनाते हैं माननीय कानून मंत्री पर, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय पर कि हम जो अनुशंसा करके दे रहे हैं उसको मानना बाध्यकारी है, क्योंकि एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि संविधान में जो लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिस इंटरप्रेट किया और ये कह दिया कि संविधान में जो लिखा हुआ है कंसल्टेशन, उसका सही एक्चुअली मीनिंग कंकरेंस है। कंकरेंस और कंसल्टेशन में डिफरेंस ये है कि कंसल्टेशन बाध्यकारी नहीं होता। कंसल्टेशन के तहत दिया गया ओपिनियन या एडवाइस बाध्यकारी नहीं है मानने के लिए, लेकिन कंकरेंस के तहत में अगर दिया गया है इसका मतलब है कि मानना बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट अपने स्वार्थ के लिए और अपने फायदे के लिए, अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, जजों की नियुक्ति में अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए, ताकि वो अपने रिश्तेदारों को जज बना सकें, इसीलिए उस जजमेंट में ऐसा दुर्भावना से किया गया है कि कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस है, जो बिल्कुल गलत है।
अब सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे जज में किसी जजमेंट में जज साहब ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अगर चौथा लेवल का कोर्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले, आधे फैसले ऐसे होते जो पलट दिए जाते हैं। लेकिन वैसा तो है नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चौथा कोर्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो फैसला कर दिया एक तरह से फाइनल हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है, और वो जजमेंट जब तक रिवर्स नहीं हो तब तक तो वो लागू हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कॉलेजियम के द्वारा किसी भी हाई कोर्ट के लिए कुछ वकील साहब का या कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स का नाम अनुशंसा किया जाता है उसी हाई कोर्ट में जज के रूप में, और यह माननीय कानून मंत्री के द्वारा नोटिफिकेशन करा दिया जाता है माननीय राष्ट्रपति महोदय से साइन कराने के बाद। तो स्वाभाविक रूप से जो भी वकील हैं अपने प्रिफरेबल जगह या स्टेट या हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसी के आसपास उनका घर रहा होता है, उसी के आसपास में बहुत सारे उनको रिश्तेदार रहते होंगे, और उसमें से एक अगर जज बन गए तो उसके परिवार, रिश्तेदार, खानदान के जितने लोग हैं जो वकील का काम कर रहे हैं, वकील के पेशा में हैं, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। वो सारे लोग खुश होंगे कि मेरे अंकल तो जज बन गए हैं, अब हमको जो भी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे हमको फेवरेबल जजमेंट मिल जाएगा, और मिल भी जाता है। ये हकीकत है। ये मामला मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, ये बार जो नेशनल का लीगल सिस्टम में एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जो इस मामले में अपना एक्सपर्ट एडवाइस दिया करते हैं, लॉ कमीशन जिसको कहते हैं, लॉ कमीशन के द्वारा भी आज नहीं काफ़ी दिन पहले करीब 2003 में ऐसी अनुशंसा की गई है कि कोर्ट्स आर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स especially, are suffering from the uncle judge syndrome. So the judges should not be appointed. सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक ही है देश में, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। जिनकी भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होगी वो तो सुप्रीम कोर्ट वहीं रहेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे। लेकिन हाई कोर्ट के मामले में चूंकि अलग अलग स्टेट्स में है, तो उनका ये था कि बहुत सारे जज ऐसे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों का लिस्ट दिया, मतलब करीब 26% ऐसे जज थे जो जिस कोर्ट में जॉब कर रहे थे, जिस हाई कोर्ट में जॉब कर रहे थे, उसी हाई कोर्ट में उनके क्लोज रिलेटिव्स लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे। और क्लोज रिलेटिव्स का डाटा से ये भी पता चला है कि जब वो जज बन गए तो उनके जितने भी रिलेटिव्स थे जो वकील के रूप में काम करते थे, उनकी कमाई काफ़ी गुना बढ़ गई। और काफ़ी कमाई क्यों काफ़ी गुना बढ़ गई, मैंने अभी बताया कि फेवरेबल जजमेंट हो जाता है। तो इसका संज्ञान लेते हुए लॉ कमीशन ने भी इस चीज़ को समझा और उन्होंने अनुशंसा किया कि ये सारे जजों को ट्रांसफ़र किया जाए, उनको उस कोर्ट में नहीं रहने दिया जाए जहाँ पे उनके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इस लॉ कमीशन ने तो अनुशंसा कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं करा सकते, इम्प्लीमेंट कराने का अधिकार उनको नहीं है। तो इम्प्लीमेंट कराने का अधिकार एक है जो यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब यूनियन लॉ मिनिस्टर अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो बाधा कहाँ आती है? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम कहते हैं कि रिकमेंडेशन करते हैं कि फलाने 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 आदमी का नाम अनुशंसा हम कर रहे हैं फलाने हाई कोर्ट के लिए, और उसकी अनुशंसा माननीय कानून मंत्री के पास जाती है और कानून मंत्री उसको नोटिफाई करते हैं, मानने के लिए बाध्यकारी किए जाते हैं या दबाव बनाए जाते हैं कि उसको नोटिफाई कर दें, देर नहीं करें, विलंब नहीं करें। जज लोग फैसला करने में 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल लगाएंगे, वहाँ देर नहीं हो रही है, उनको उसमें उस बात के लिए शर्म नहीं लग रही है। लेकिन अगर उनकी अनुशंसा को मानने में कानून मंत्री के द्वारा अगर 4 महीना, सप्ताह, साल देर हो रहा है तो उसमें उनको बहुत तकलीफ होने लगती है, उनको बहुत तकलीफ होने लगती है। ये तो सीधा ऐसी बात है कि अपने घर में अंधेरा और दूसरे के घर में ढिंढोरा, जो उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। तो यह अंकल जज सिंड्रोम क्यों अभी तक नहीं सुधरा है? केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट ही इस बीमारी से ग्रसित है, ऐसी बात नहीं है। देश का सभी हाईकोर्ट इस बीमारी से ग्रसित है और लॉ कमीशन ने इसकी अनुशंसा डाटा के साथ में दिया हुआ है, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? इसमें बाधा कौन बन रहा है? न्याय के रास्ते में बाधा कौन है? न्याय के रास्ते में बाधा कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट खुद है और सुप्रीम कोर्ट का सो कॉल्ड कॉलेजियम है, जो इलीगल भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। लेकिन सिर्फ कानून
अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके, कानून को मिस इंटरप्रेट करके कॉलेजियम को अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने अभी तक चला रहे हैं। मैं अपनी बात, संविधान के अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं सत्य बातें बोल रहा हूँ। उनको, किसी लोगों को, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगेगी, पिंच करेगी, तकलीफ होगी, कोई बात नहीं। हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते तो कर लीजिए, जो भी कार्रवाई होगी सामना करेंगे। लेकिन हमारा एक नैतिक कर्तव्य ये भी है, संविधान की धारा 51A का BHJ के तहत में, कि मैं अपने साइंटिफिक टेम्पर और मॉरल्स का इस्तेमाल करते हुए देश के किसी भी संस्थान के उत्थान के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम करूं, बात करूं और उसके लिए कुछ पहल करूं। मैं वही अपना संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। मैं इससे ज़्यादा फिलहाल तो नहीं कर सकता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को या माननीय कानून मंत्री को मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं कि मेरी बात मान ही लें, लेकिन मेरा कर्तव्य जितना बनता है मैं आवाज़ उठा रहा हूं। इस पे उनसे अनुरोध करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से और माननीय कानून मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से और सभी माननीय सांसद से भी, कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के वोट के आधार से बने हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं, तो नमक की शरीयत भी रखिए, नमक का कीमत समझिए और कुछ न्यायालय में जनता का जितना दोहन और शोषण हो रहा है, इससे जनता को बचाइए। जो काम 1947 के पहले अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, वह काम आज न्यायालय और न्यायाधीशों के द्वारा किया जा रहा है। अनिश्चित काल तक के लिए जेल, बेल, ट्रायल, अपील के नाम पे जनता का घोर दोहन और शोषण हो रहा है। न्याय के नाम पे न्याय तो बहुत कम लोगों को मिल रहा है। जब तक न्याय फाइनल स्टेज तक पहुंचती है, अंतिम स्टेज तक पहुंचे, उसका न्याय, नैसर्गिक न्याय मिले, तब तक या तो आदमी ही मर जाता है या तो न्याय की आत्मा ही मर जाती है। तो ये पूरे जुडिशियल सिस्टम से फायदा किसको हो रहा है? किसी को फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, देश को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पूरा जुडिशियल सिस्टम से पूरा देश को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जितना फायदा, कुछ फायदा हो रहा है लेकिन ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए या तो न्यायालय को सुधारा जाए या तो इसे बंद कर दिया जाए। नहीं सुधर सकते हैं, वो नहीं सुधरना चाहते हैं, तो उनका कर्टेल कर देना चाहिए। और जनता के जो पब्लिक मनी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए कोर्ट के नाम पर, कि हम कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं तो जज की संख्या बढ़ा रहे हैं तो लोगों को त्वरित न्याय दिलाएंगे। त्वरित न्याय दिलाने के प्रति किसी की मंशा शायद ही किसी की है, अगर किसी के है तो सामने आवे। मैं एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूं कि इसी तरह से क्यों यह बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि जज लोग खुद नहीं ठीक होना देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ रहता है। एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जज साहब मिस्टर रॉय थे, जो चीफ जस्टिस के रूप में, उन्होंने कुछ जजों को ऐसा करते हुए पकड़ा कि 3-4 जजों का एक कैलस वहाँ पे है, एक दूसरे का एक सोसाइटी टाइप का वो लोग चला रहे हैं कि हम आपके बेटा को फेवर करेंगे, आप मेरा बेटा बेटी को फेवर कीजिए, हम आपका बेटा बेटी को फेवर करेंगे। और ये कैलस वहाँ पे चल रहा था, साठगांठ। उनके संज्ञान में आया, उन्होंने अनुशंसा की, पहले काम किया कि उनका जुडिशियल पावर जितना भी था मतलब सस्पेंड कर दिया उन 4-5 जजों का। जब जुडिशियल पावर सस्पेंड कर दिए तो उनको तकलीफ लगी होगी कि उनके धंधे में रोक लग गया, तो उन लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने एक साथ छुट्टी पे चले गए। छुट्टी पे चले जाने से क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, किरकिरी हुई, तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने नहीं किया, वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया, बल्कि वो चीफ जस्टिस का ही ट्रांसफर कर दिया। जैसे चीफ जस्टिस का ट्रांसफर हो गया, मामला शांत हो गया, फिर जैसे चल रहा था वैसे चलने लगा। रिसेंटली पटना हाई कोर्ट से क्या हुआ, एक जज साहब ने न्यायालय और न्यायाधीशों के द्वारा किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसका उन्होंने उजागर किया, तो तुरंत बाकी जजों ने, करीब 11 जजों ने एक साथ बेंच बना के आनंद फानन में वो जज साहब, सिंगल जज साहब के आदेश को रद्द कर दिया।
और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर संज्ञान लेके इस पर सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए आदेश नहीं दिया, बल्कि उसी जज साहब को, एक जज जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनको ट्रांसफ़र कर दिए पटना से। उनका ट्रांसफ़र हो गया, मामला शांत हो गया, फिर जैसे चल रहा वैसे चल ही रहा। तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो अंकल जज सिंड्रोम है, इसके लिए दोषी कौन है? तो अल्टीमेट दोषी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम खुद है। वो खुद इसी बीमारी का जड़ वही है, कारण वही है, और वही इनको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस अंकल जज सिंड्रोम को। अगर वो चाहें तो इस बीमारी का समाधान हो सकता है, दूसरा और कोई नहीं कर सकते। निरीह जनता तो बिल्कुल नहीं कर सकती, कोई सरकारी पदाधिकारी में हिम्मत नहीं है, किसी वकील को हिम्मत नहीं है। लॉ कमीशन अपनी अनुशंसा, अपना कर्तव्य उन्होंने कर दिया। कानून मंत्री के साथ ये दबाव बनाते हैं लोग कि मेरा अनुशंसा मानना ही पड़ेगा, धौंस दिखाते हैं, या दूसरा केस में प्रताड़ित करते हैं, और उससे भी काम नहीं चलता है तो पब्लिक स्टेटमेंट, घड़ियालू आंसू भी दिखाते हैं कि सरकार बहुत बड़ा अपराध कर रही है कि हमारी अनुशंसा का नहीं मान रही है और जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, नियुक्ति होने में बहुत विलंब हो रहा है, जिसके कारण से इतना सारा केस पेंडिंग हो जा रहा है। सच्चाई ये बात नहीं है जज साहब आप लोग का। जो सच्चाई बात है वो आप लोग नहीं बोलते हैं। इसमें ये सारे जो हो रहा है, इसमें आपका एक बहुत निजी स्वार्थ रहता है और घड़ियालू आंसू है। सरकार पे दबाव बनाते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके द्वारा किए गए अनुशंसा को सरकार मान ले और नोटिफाई कर दे। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है, आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर नहीं करना चाहते हैं, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर नहीं करना चाहते हैं। कोई जज टारगेट के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। किसी केस में कोई केस का सुनवाई या निष्पादन 2-3 महीने में ही हो जाता है, और किसी का 2-3 साल में भी नहीं होता है, 5-10 साल में भी नहीं होता है। केस के लिस्टिंग में घोर अनियमितता है और पारदर्शिता की कमी है, जो न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है और परिलक्षित करता है। आप लिस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, आप क्यों नहीं नोटिफाई करते हैं? आप लोग नोटिफाई नहीं करते हैं क्योंकि जहां ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर रहता है वहां पे ज़्यादा भ्रष्टाचार होने का स्कोप रहता है। तो आप लोग डिस्क्रिशनरी पावर रखना चाहते हैं, अंधकार रखना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठावे। खैर, जो भी हो, ये अंकल जज सिंड्रोम के बारे में मुझे बताना था। इसकी बीमारी के बारे में बताया, पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया, इस बीमारी क्या है वो बताया, और इसका समाधान क्या है अब मैं वो बताता हूँ। अगर मैं केवल समस्या बताऊँ, प्रॉब्लम बताऊँ, किसी पे उंगली उठाऊँ और उतनी ही करके छोड़ दूँ, तो मेरे तरफ से शायद ठीक नहीं होगा। मेरी ड्यूटी कंप्लीट तब होगी जब मैं अगर प्रॉब्लम बताता हूँ तो मुझे इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं उस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सुझाव भी दूँ। तो मैं निवेदन पूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय सभी जजों और ख़ास करके जो कॉलेजियम के मेंबर्स हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं इनको सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि आप देश में जनता का विश्वास पाना चाहते हैं, देश की जनता और जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारियों से सम्मान पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी सरकारी ऑफिस पदाधिकारी आपके आदेश का ससमय पालन करें, तो इसके लिए आपको पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप उस लायक नहीं हैं कि आप ब्लाइंडली मैं कह सकूं कि आप विश्वास, भरोसा और सम्मान के लायक हैं, नहीं हैं। हो सकता है 50-60% होंगे, लेकिन अभी भी 30-40% नहीं है। न्यायालय में बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये ऐसा है कि या तो सुधरे या तो बंद हो जाए। अगर सुधरना नहीं चाहते हैं तो फिर बंद ही कर दीजिए। पंचायती राज सिस्टम से न्याय हो जाएगा। आज भी जो जितना न्याय पंचायत में होता है उतना आपका सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता है। जितना निष्पक्ष न्याय पंचायत में एक दिन में हो जाता है, उतना आपको 10 साल 20 साल लगाने के बाद भी कोर्ट में नहीं होता है। तो कोर्ट में क्या होता है, केवल लोगों को प्रक्रिया के नाम पे, सारा CRPC और के प्रक्रिया के नाम पे लोगों का दोहन और शोषण होता है। जो खूब पैसा दे सकते हैं वो बल्ले बल्ले हैं, वो सब जगह जीतते हैं, और जो नहीं दे सकते हैं
वो जेल में कर सजा सड़ रहे हैं, कौन देखने वाला है? आप लोग टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं करते हैं। आप कभी नहीं कहते हैं कि एडमिशन के समय कि इस केस का हम इतना दिन में निष्पादन करेंगे। आप जनरल फार्मूला नहीं बनाते हैं, लिस्टिंग का फार्मूला नहीं बनाते हैं, सीरियल नंबर से केस का लिस्टिंग नहीं करते हैं, मनमानी तरीके से पिक एंड चूज होता है, फेवरेटिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। सारे संविधान का उल्लंघन तो आपके न्यायालय के द्वारा ही हो रहा है। तो आप न्यायालय का, संविधान का रक्षक कैसे होंगे? आप तो भक्षक बन रहे हैं। अगर रक्षक और भक्षक दोनों हैं तो दोनों में अगर तुलना किया जाए तो रक्षक से ज़्यादा आप भक्षक हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ ताकि सिस्टम में सुधार हो। यह मेरा आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। आप अपना कर्तव्य करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी नैतिकता पे मैं छोड़ देता हूँ। यदि अनैतिक है तो आपसे कोई उम्मीद करना भी पाप के बराबर है। अंकल जज सिंड्रोम जो आज का विषय है, इस बीमारी से जो न्यायालय, खास सभी करीब सभी हाई कोर्ट इससे ग्रसित है और बहुत बुरी तरह से ग्रसित है। इसको यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा पहला काम, जो एग्जिस्टिंग जज है, जिस हाई कोर्ट के में वो पहले प्रैक्टिस करते थे या जहां के रहने वाले हैं, उस कोर्ट से निकाल के उनको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कीजिए। इन मास लेवल पे होना चाहिए। जैसे एक अभियान की तरह पुराने चीफ जस्टिस महोदय ने, उनका अभियान था ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कराना। तो काफ़ी जजों की नियुक्ति हो चुकी, करीब 200 लोगों की। उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस महोदय हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है, उनसे अनुरोध है और उनको सुझाव है कि आप जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, देश की जनता का विश्वास, भरोसा, सम्मान पाने के लिए, उसके लायक बनने के लिए आप मास लेवल पे पूरे देश में जितने हाई कोर्ट्स हैं सभी जजों का आप ट्रांसफ़र कीजिए। और ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया एक होना चाहिए कि जिस हाई कोर्ट के वो रेसिडेंट हैं उस कोर्ट में उनकी ड्यूटी नहीं लगे, बाकी दूसरे जगह किसी भी कोर्ट में दे दीजिए। जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल लैंग्वेज में हाई कोर्ट्स में काम होना चाहिए, तो आप लोगों ने कुछ कारण से अपनी असमर्थता व्यक्त किया कि लोकल लैंग्वेज में हाई कोर्ट्स में काम ज़्यादा नहीं हो सकता है। कुछ हद तक बातें सही भी है। जब आपने कही दिया है कि इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो जितने भी जज साहब हैं सब तो इंग्लिश जानते हैं। जब सब इंग्लिश जानते ही हैं और वकील जितने भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, चाहे किसी भी स्टेट को, वो भी इंग्लिश बोलने जानते हैं। जब इंग्लिश में ही करना है तो फिर स्टेट का रेस्ट्रिक्शन क्या रखने का क्या औचित्य है? आप किसी भी जो हिंदी स्टेट वाले स्टेट्स हैं वहाँ के किसी जज साहब को आप, जो दूसरे स्टेट है जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे ट्रांसफ़र उनको कर दीजिए। वहाँ के जज को इधर कर दीजिए, साउथ को नॉर्थ कर दीजिए, नॉर्थ को साउथ कर दीजिए, ईस्ट को वेस्ट कर दीजिए, इंटरमिक्स कर दीजिए। क्राइटेरिया एक ही रहना चाहिए कि जिस जगह के, जिस स्टेट के वो जज साहब रेसिडेंट हैं, उस स्टेट में उनकी पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में भी इस तरह का नियम लागू होता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में जनरली पोस्टिंग नहीं मिलती है, एक्सेप्ट विथ एक्सेप्शन कि 1-2 टर्म ज़्यादा मिल सकता है। उनके पूरे 30 साल 40 साल के सर्विस पीरियड में हो सकता है तो 4 साल 5 साल उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। कैडर, उनका कैडर अलॉट होता है, इसलिए जिस स्टेट के रहने वाले हैं तो उनका रैंक के अनुसार से, जो IAS IPS IFS में जो रैंक होता है उसके अनुसार से उनका कैडर अलॉट होता है। अगर जिस स्टेट के हैं और उसी स्टेट का कैडर उनको रैंक के अनुसार से मिल गया तो उसी स्टेट में तो रहेंगे, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट के वो हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका घर है, उस डिस्ट्रिक्ट में उनका ज़्यादा पोस्टिंग नहीं होता। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा प्रावधान है तो फिर न्यायपालिका में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? स्वाभाविक रूप से जो वकील 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे उनके जितने वकील हैं सब एक दूसरे का मित्र हो जाते हैं, दोस्त यार हो जाते हैं, और उसी दोस्त यार में से एक जज बन जाएगा
तो जज बनने के बाद वो बाकी सारे वकील को, वो तो देख रहे हैं ना कि कौन कौन उनका लंगोटिया यार है, किनके साथ वो दारू पार्टी कर रहे थे, किनके साथ वो फिल्म देखने के लिए गए थे, कौन किसकी कमजोरी क्या है। जज की कमजोरी वकील को पता है और वकील की कमजोरी जज को पता है। तो वकील की कमजोरी पता होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जज की कमजोरी वकील सारे वकील को पता है, जिसका वो लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं और ब्लैकमेल करते भी हैं। तो ये वहाँ पे इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी का इशू होता है। वह इंटीग्रिटी क्रेडिबिलिटी मेंटेन नहीं रख सकते हैं, चाह के भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो जो 10 में से 1 वकील जज बन गए हैं, बाकी 9 वकील के लिए तो पूरे पहले से ही एक्सपोज है, उनके सारा क्रियाकलाप उनको मालूम है उन लोग को, और इनको भी जज को भी मालूम है कि मेरा सारा राज तो वो जानता है। तो उसके अगेंस्ट में जाने का कभी हिम्मत कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और उनकी सारी बात मानते हैं। तो आपके न्यायालय में बहुत सारी चीज़ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। द एक्ट ऑफ omission is also considered as crime, and act of commission is also considered as crime. And those who commit the crime, no matter by act of omission or act of commission, both are considered as crime, and those who commit the crime are invariably called criminals. So, if a judge is doing the crime by act of omission or by act of commission, will it not be considered, will he or she not be considered as a criminal? Since he or she is having lawful authority, so in this situation, will he or she not be called as a lawful criminal? These are the basic questions I leave on you. मैं देश की जनता के लिए मैं उनको सलाह ये देना चाहता हूँ कि न्यायालय, देश का न्यायालय, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कृपया करके इनके चंगुल में ना फंसें और इनसे न्याय की उम्मीद भी ना करें। आपको न्याय प्राप्त करना हो तो आप पंचायत में चले जाइए, या अर्बन एरिया में जो म्युनिसिपल बॉडी है उनके पास चले जाना चाहिए। और सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि हर एक थाना में, गांव, रूरल एरिया में कोई भी पंचायत का मामला वो कोर्ट तब तक नहीं जाए, एफआईआर तब तक नहीं हो जब तक पंचायत से क्लियरेंस ना मिले। अगर फैसला होना है तो पंचायत में ही हो जाए। अगर पंचायत फैसला करने में असमर्थ होता है किसी कारण से, वैसे ही कंडीशन में एफआईआर करना चाहिए और उसको कोर्ट के चंगुल में भेजना चाहिए। गांव में अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल टाइप का है तो गांव के बाकी लोगों को भी पता रहता है कि किसका कंडक्ट कैरेक्टर कैसा है, और वहाँ पे गवाह भी तुरंत होते हैं, फैसला भी तुरंत होता है, सुनवाई भी तुरंत होती है, एक दिन में एक केस का निष्पादन हो सकता है। इस बीच में पुलिस का है कि जितने भी जांच वगैरह करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, वो सारे इन्वेस्टिगेशन करके तथ्य जमा करके एक बार उस पंचायत के कमेटी में रखना चाहिए, और वहाँ से पंचायत को फैसला विचार करने देना चाहिए। उनका अगर कंकरेंस मिलता है, उनकी सहमति मिलती है कि हाँ एफआईआर होना चाहिए इस पर, तो एफआईआर करके वो कोर्ट के चंगुल में भेजे। अगर पंचायत कहती है कि नहीं यहीं से मामला निष्पादित हो जाएगा, यहीं से हम लोग फैसला कर देंगे, चाहे आर्थिक दंड, चाहे तो जो भी है उठक बैठक करना है वो करके वहीं से निष्पादित कर दें, तो ये फिर न्यायालय में अनावश्यक एक तो केस का बोझ भी नहीं पड़ेगा और बहुत सारे लोगों का दोहन और शोषण भी नहीं होगा। ऐसा करने से कोर्ट में काम करने वाले जितने वकील हैं और जितने जज हैं वो नाराज होंगे, क्योंकि उनको कमाई का जरिया कम हो जाएगा। वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दंगा फसाद, केस मुकदमा होते रहे ताकि उनकी ज़्यादा कमाई होगी, लेकिन जनता के लिए भला इसमें है कि वो पंचायत लेवल पे ही फैसला करावे। और सरकार से मेरी मांग है और अनुरोध है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि थाना या पुलिस कोई मामला उनके पास आने पर तुरंत एफआईआर ना करें। जांच पड़ताल प्रारंभिक रूप से जांच पड़ताल करने के बाद रूरल एरिया में जो पंचायत है, पंचायत का मीटिंग रखें, महीना में एक बार मीटिंग रहेगी, उस बीच में जितने केस उस एरिया का आएगा सबको प्रेजेंट किया जाएगा और पंचायत की सहमति लिया जाए कि एफआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर पंचायत वाले कहते हैं नहीं हम लोग यहीं से मामला निष्पादित कर देंगे, यहीं से हम लोग फैसला कर देंगे, तो पुलिस को मौका देना चाहिए। और अगर हो सकता है 10 में से 9 केस वो वहीं निष्पादित हो जाएगा,
एक केस ऐसा हो सकता है जो बहुत सीरियस टाइप का हो, जिसको वो लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वैसे केस को ही केवल थाना में एफआईआर होना चाहिए और वो कोर्ट भेजना चाहिए। एक बार जहाँ थाना में एफआईआर हो जाता है, कोर्ट चला जाता है, फिर वो अनिश्चित काल के लिए वो फंस सकता है। यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट का जर्नी इतनी लंबी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके थाना से लेके सुप्रीम कोर्ट की जर्नी इतनी है, 10-20 साल आराम से लग जाता है, कम से कम 10-20 साल में तो आदमी की आधी जिंदगी खत्म ही हो जाती है। इसलिए लोगों को या तो थाना पुलिस में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए केस करने के लिए, और अगर थाना पुलिस में जाए तो सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि थाना पुलिस तुरंत एफआईआर ना करे, पहले उसका प्रारंभिक जांच करे और उसको पंचायत के लेवल पे समर्पित करे, सारा तथ्य रखे, पंचायत की सहमति लिया जाए मीटिंग में। अगर वो कहते हैं कि इसमें एफआईआर करना जरूरी है तो एफआईआर करें और फिर आगे कोर्ट में भेज दें। अर्बन एरिया में भी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जितने भी वार्ड पार्षद हैं सभी के एक जुडिशियल काम वो करें, एक मीटिंग हो जिसमें शहर के जितने केस रहते हैं, इंपॉर्टेंट केस रहते हैं, उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिना एक किए हुए प्रारंभिक आवेदन के आधार पर ही इंक्वायरी करके और रिपोर्ट प्रस्तुत करें, और वहाँ से जो वार्ड पार्षद की मीटिंग में जो एक निर्णय दिया जाए कि हाँ एफआईआर कर दिया जाए, तो फिर एफआईआर करके आगे कार्रवाई किया जाए और कोर्ट में प्रोसेस चले, अन्यथा वहीं पर निष्पादित कर देना चाहिए। इससे लोगों को, देश की जनता का दोहन और शोषण कम होगा और न्यायालय का पेंडेंसी जो है वो भी कम होगी और न्यायालय के पास केस कम रहेंगे। आज जितने केस कम रहेंगे उसमें वो क्वालिटी जजमेंट कर सकते हैं या क्वालिटी न्याय कर सकते हैं। अभी क्वालिटी न्याय करने पे किसी की कोई मंशा रहती ही नहीं। लोग नौकरी कर रहे हैं बस, साल में आधा दिन भी ढंग से काम नहीं होता है। सबको केवल वहाँ पे कोर्ट में अपना जुगाड़ खोजते रहते हैं कि हमको कितना कमाई हो रहा है, कौन केस में हमको कितना कमाई हो रहा है, किसको न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। हमारा पेट कितना, हमारा पॉकेट कितना भर रहा है वो ध्यान ज़्यादा रहता है। जो कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है, जज लोग ऐसा डेट देंगे लंबा कि वो 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद आवे, या डेट देंगे ही नहीं, अनिश्चित काल में अंधकार में फेंक देते हैं, और उसके बाद फिर वो जब तक वो केस आएगा दोबारा कभी, तब तक उनका ट्रांसफ़र कहीं दूसरे कोर्ट में हो जाए, दूसरा सेक्शन में चला जाएगा या दूसरा बेंच बन जाएगा, तो उससे उनको मुक्ति हो जाएगी। तो डिफ़िकल्ट केस जज लोग अवॉइड करते हैं कि कौन इतना माथापच्ची करने जाएगा, छोड़ो। या तो वैसे केस को ज़्यादा वो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं जिसमें उनको वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। अब वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? या वही अंकल जज सिंड्रोम वाली बात है कि अपने करीबी को किसी को फायदा पहुंचाना हो तो उसके केस को बहुत जल्दी सुनेंगे, तुरंत स्पेसिफिक डेट देंगे कि लिस्ट आफ्टर 4 डेज, लिस्ट आफ्टर 7 डेज, लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स, मतलब स्पेसिफिक डेट देते हैं। और जिस केस में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है उस केस को लिखेंगे लिस्ट आफ्टर समर वेकेशन, लिस्ट आफ्टर फेस्टिवल, लिस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। और आफ्टर 4 वीक्स में कब लिस्ट होगा नोबडी नोज। उसके अगला फिर लिस्ट होने में साल भर लग जाता है, 2 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। न्यायालय में घोर अनसर्टेनिटी है, घोर अंधकार है, घोर अनियमितता है और घोर भ्रष्टाचार भी है। यदि आप लोग अंकल जज सिंड्रोम की बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो सबसे पहला ठीक होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को। और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसलिए सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और पूरा जुडिशरी के हेड होने के नाते ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंकल जज सिंड्रोम को ठीक करने के लिए पहल करें। यदि उनमें नैतिकता है तो वो जरूर करेंगे, यदि अनैतिक हैं तो उसका कोई माँ बाप नहीं। देश के लिए बोझ हैं तो देश की जनता ढो रही है, ढोएगी। कोई 1 साल के लिए चीफ जस्टिस बनते हैं, कोई 2 महीने के लिए बनते हैं, कोई 6 महीने के लिए बनते हैं। उनका खानदानी एम्पायर है, फैमिली एम्पायर है, चल रहा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि अंकल जज सिंड्रोम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो नाम दिया है ना, मैं उससे सहमत, पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। सही में इसका नाम अंकल जज सिंड्रोम ना होके ये फैमिली सिंड्रोम होना चाहिए था, जुडिशियल फैमिली सिंड्रोम होना चाहिए था। केवल अंकल जज अंकल ही नहीं होते, वहाँ आंटी भी होती है, सिस्टर भी होती है, वाइफ भी होती है, हस्बैंड भी होते हैं, सिस्टर इन लॉज भी होते हैं, तो फैमिली रिलेटिव्स है सारे। तो केवल जज अंकल ही नहीं होते वहाँ, इसलिए अंकल नाम देना ये सही नहीं है।
रादर जुडिशियल फैमिली सिंड्रोम इसका नाम देना चाहिए। और जुडिशियल फैमिली सिंड्रोम को बीमारी ऐसी है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लाइलाज बीमारी है, कोई इसको ठीक नहीं करना चाहते हैं, और जो ठीक करने के जिनके पास दवा है वो करने की मनसा ही नहीं रखते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, या देश के लिए और लोकतंत्र के लिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि जुडिशियरी मतलब देयर इज डेंजर टू द डेमोक्रेसी बाय द जुडिशियरी। और ये कोई छोटा मोटा नहीं कहे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े 4 जजों ने कहा है। किसी में हिम्मत तो हुई इतने कहने का, किसी को हिम्मत तो हुई, बाकी लोग से तो उम्मीद नहीं किया जा सकता कि कोई कह पाएंगे ऐसा, लेकिन उनको हिम्मत हुई 4 जजों को। उसमें से कुछ चीफ जस्टिस भी बाद में बन गए, कितना सुधार कर पाए नहीं कर पाए भगवान जाने, लेकिन कम से कम आवाज उठाई, उसके लिए धन्यवाद। चलिए लास्ट में मैंने जो कहा था उसी से रिलेटेड मैं समरी के रूप में एक कविता बताना चाहता हूं। पहला 2 कविता है, और ये कविता के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि अप्रैल 2021 में मैंने झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को मैंने एक एप्लीकेशन लिखा था कि मैं ये मेरा पोएम है, मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, कृपया हमें एनओसी दिया जाए। यदि एनओसी नहीं दिया जा सकता है तो मेरे एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट करके मुझे सूचित कर दें। अप्रैल 2021 से लेके आज 30 सितंबर 2022 है, आज तक ना मुझे एनओसी दिया गया है और ना ही हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, और ना ही मुझे इस संबंध में क्या किया गया है मुझे सूचित भी नहीं किया गया है। तो ये घोर अंधकार है कि नहीं झारखंड हाई कोर्ट में। और झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जैसा व्यक्ति पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक सिंपल एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हमारा एप्लीकेशन गलत था तो हम रिजेक्ट कर देते ना। हमारी ये शराफत हमारी ये थी कि हमने परमिशन मांगा आपसे, चूंकि आपसे संबंधित पोएम था इसीलिए मैंने पब्लिश करने से पहले आपसे परमिशन मांगा, एनओसी मांगा। आपको अगर लगता था कि परमिशन देने लायक नहीं तो हमारे एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर देते, लेकिन आपने परमिशन भी नहीं दिया, रिजेक्ट भी नहीं किया, हमें सूचित भी नहीं किया, तो घोर अंधकार बनाए रखा। और उसी एप्लीकेशन में मैंने ये भी लिखा था कि अगर कुछ समय सीमा मैंने लिखा हुआ था कि इतने समय सीमा के अंदर मेरे एप्लीकेशन पे डिसीजन कर दें, यदि नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यह स्वतः माना जाएगा कि परमिशन हैज बीन, एनओसी हैज बीन ग्रांटेड। उसी प्रावधान के तहत में आज मैं कविता इस वीडियो में बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। जो कविता है एक छोटी है कि न्याय से अन्याय तक, न्याय से अन्याय तक। जब न्यायाधीशों की नीति, नियत और निष्ठा, जब न्यायाधीशों की नीति, नियत और निष्ठा निष्पक्ष, निपुण और निर्विरोध हो, जब न्यायाधीशों की नीति, नियत और निष्ठा निष्पक्ष, निपुण और निर्विरोध हो, तो निष्ठुर, निर्गुण, निकम्मा कार्यकर्ता भी, कार्यकर्ता का मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, तो निष्ठुर, निर्गुण, निकम्मा भी न्यायाधीशों के नेक कार्य में न्यौछावर हो जाता है। परंतु जब न्यायाधीशों की नीति, नियत और निष्ठा में खोट होता है तो न्यायालय में न्याय नहीं, न्यायालय में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय होता है। ऐसा ये आइडियोलॉजिकल सिचुएशन है। यदि आपकी नीति, नियत और निष्ठा अच्छी है तो न्यायालय से न्याय होगी और लोगों का विश्वास, भरोसा और सम्मान भी होगा। आप लोग अपने आप को माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, माय लॉर्डशिप, लॉर्ड का सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उस लायक काम तो करते नहीं हैं, काम तो कर नहीं पाते, काम तो बहुत घटिया रहता है। तो यदि आप अपने आप को वाकई माय लॉर्ड सुनना चाहते हैं तो आपको उस लेवल का होना भी पड़ेगा और उस लायक का काम भी करना पड़ेगा। और इसके लिए आप में पहले इच्छा होनी चाहिए और दूसरा
कार्य करने की शक्ति होना चाहिए। जिसको दोनों को मिला दें तो कहेंगे कि इसको में इच्छा और शक्ति होना चाहिए, इच्छा और शक्ति होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने लोगों को न्यायालय में सुधार करने के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए, लोगों को त्वरित न्याय देने के लिए कितने लोगों में इच्छा शक्ति है? कुछ लोग तो चापलूसी करने में व्यस्त रहते हैं। जो चापलूस होते हैं वो गुलाम होते हैं, और जो गुलाम होते हैं वो अपनी बात बोल भी नहीं सकते। उनको बोलने की इच्छा भी होती तो बोलने की शक्ति नहीं, इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है, क्योंकि वो चापलूसी में व्यस्त है, गुलामी में व्यस्त है। यह जो न्यायालय में जो सिचुएशन है अभी, उसके बारे में मैंने जो समरी के रूप में, कविता के रूप में बनाया है, जिसको मैं पब्लिश करना चाहता था, जिसके लिए ही एनओसी के लिए मैंने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन मांगा था। उन्होंने नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट ये परमिशन ग्रांटेड मैं समझता हूँ, और वह कविता इस तरह से है। निगोड़ी की चाल, निगोड़ी की चाल, निगोड़ी चलती है ऐसी चाल, निगोड़ी चलती है ऐसी चाल की मीडिया में मच जाता है धमाल। उसकी मस्तानी चाल पे करे कोई कमेंट तो लोकतंत्र में मच जाता है बवाल। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल कि बिचौलिया तो हो जाता है माला माल, परंतु जनता तो रह जाती है बेहाल का बेहाल। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल कि पता ही नहीं चलता दाल में है काला या काला में है दाल। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल कि वकील के गाल और माल के अनुसार बदल जाती है उसकी मनमानी चाल और अंधी ढाल। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल कि खुद के घर में रचा के अंधेरा मचा रखे हैं काले कारनामों का जंजाल, और दूसरे के घर में बजा के पीआईएल का ढिढोरा दिखाते हैं अपना गाल को लाल, और करते हैं अधिकारियों को हलाल, और करते हैं उससे भी ज्यादा नादान जनता को जनहित के नाम पे बेवकूफ बनाने का कमाल। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल कि जेल वेल ट्रायल और अपील का खेल जबरन बना दी गई है बेमिसाल। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल कि जेहन में रह गया सवाल कि न्यायालय न्याय का निष्पक्ष निर्मल मंदिर है, अथवा है काले कारनामों की काली कोठरी, अथवा है दोनों में से कोई नहीं, अथवा है दोनों का घमाल। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल कि करोड़ों जनता बन गई हजारों न्यायाधीशों का गुलाम, और हजारों न्यायाधीश बन गए गिने चुने नामी गिरामी सैकड़ों वकीलों का गुलाम। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल और लोकतंत्र को रह गया इसी बात का मलाल। निगोड़ी चलती है ऐसी चाल, निगोड़ी चलती है ऐसी चाल। अब मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि नैतिकता के तराजू पे ऐसी तौलने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि मैंने जो भी बातें कहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। मैं दोबारा कहता हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है और मेरी मंशा है न्यायालय में सुधार लाना, जुडिशियल रिफॉर्म, और उसी के नाम से मेरा यूट्यूब में चैनल है, जो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया हूँ, बल्कि मैं अपना संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बनाया हूँ। उसमें और भी कुछ वीडियो हैं, जो देखना चाहें और जाके देख ले। 2 वीडियो उसमें पब्लिक नहीं है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। मैं लिंक भेजना होता है तब मैं किन्हीं को अगर डिमांड करते हैं तो मैं उनको भेजता हूँ, या जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ भेजता हूँ, अदरवाइज पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। बाकी 3 वीडियो उसमें पहले से हैं और 1 वीडियो अभी बना रहा हूँ। आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।